नमस्कार साथियों, पथिक अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अपने इस चैनल के माध्यम से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की क्लासेस कर रहे थे। अब तक 5 क्लासेज हो चुकी हैं। आज 6वीं क्लास है। इस 6वीं क्लास में हम अध्याय 2 नगरपालिकाओं का गठन और शासन अध्याय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछली कक्षाओं में अध्याय 1 में धारा 1 और धारा 2 के बारे में अध्ययन किया, महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में हमने देखा और उसके बाद अध्याय 2 की धारा 3 से लेकर 20 तक का अध्ययन हम कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को धाराएं समझ में आई होंगी। क्लास के बाद जो MCQ प्रश्न कराए जाते हैं, आप उन्हें भी देखकर उनका लाभ ले सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर जरूर दिया करें। आज हम धारा 21 और उसके बाद की धाराओं का अध्ययन करेंगे। धारा 21 के अंदर सदस्य होने के लिए अर्हित व्यक्ति के बारे में बात की गई है। सदस्य से तात्पर्य यहाँ पर ये होगा कि नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए योग्य व्यक्ति कौन होगा या फिर नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए योग्य व्यक्ति कौन होगा। इसके लिए 2 पॉइंट इस अधिनियम में दिए गए हैं, जिसमें पहला पॉइंट है कि जिसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, अर्थात नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। और दूसरा पॉइंट है कि आरक्षित सीटों के लिए, यानी कि जो सीटें SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, तो उन सीटों पर आरक्षित व्यक्ति ही अर्हित या योग्य होगा। यानी कि अगर OBC की सीट है तो OBC का ही कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा। SC, ST की सीट होने पर SC, ST कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा और महिला सीट होने पर महिला इलेक्शन लड़ेगी। अगली धारा हम देखेंगे, धारा 22। धारा 22 में 1 से अधिक वार्डों के लिए निर्वाचन लड़ने पर रोक है, अर्थात एक व्यक्ति एक ही वार्ड से इलेक्शन लड़ सकता है। 1 से अधिक वार्डों से चुनाव लड़ने पर धारा 22 के अंतर्गत रोक है। इससे संबंधित 2 पॉइंट हैं, उनको हम देख लेंगे। यदि 1 से अधिक वार्डों से नामांकन भरा हो तो अंतिम तिथि से पहले वापस लेना पड़ेगा। आपने अपने नगर पालिका क्षेत्र, नगर परिषद या नगर निगम क्षेत्र में देखा होगा कि कई व्यक्ति 1 या 1 से अधिक वार्डों से अपना नामांकन पत्र भरते हैं, तो उनको ऐसी स्थिति में अंतिम तिथि है नामांकन वापस लेने की, तो उनको शेष वार्डों से अपना नामांकन वापस लेना पड़ता है। केवल 1 वार्ड से ही चुनाव लड़ने का उनको अधिकार होता है। यदि नामांकन वापस नहीं लिया है तो सभी जगह से नामांकन और उम्मीदवारी वापस ले ली मानी जाएगी। यदि व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है उसने 1 या 1 से अधिक वार्डों से अपना नामांकन भरा है और वह अंतिम तिथि से पहले नामांकन अपना वापस नहीं लेता है, और ऐसी स्थिति में उसका नामांकन सभी जगह से रद्द माना जाएगा और उसकी जो उम्मीदवारी है वह सभी वार्डों से खत्म हो जाएगी। वह किसी भी वार्ड से इलेक्शन लड़ने योग्य नहीं रहेगा। अगली धारा हम देखेंगे, धारा 23। धारा 23 के अंदर यदि कोई उम्मीदवार या उसका अभिकर्ता नियमों के विरुद्ध यानों, ध्वनि विस्तारकों, पोस्टर, होर्डिंग, बैनर आदि का उपयोग करता है तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा, या राज्य निर्वाचन आयोग चाहे तो आदेश द्वारा 6 वर्ष तक नगर पालिका सदस्य के लिए निर्धारित कर सकता है। यानी कि जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियम बनाए गए हैं उनके विरुद्ध जाकर उम्मीदवार या उसके कार्यकर्ता पोस्टर, होर्डिंग, ध्वनि विस्तारकों, यानों का प्रयोग करते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है 2000 रुपये तक। और राज्य निर्वाचन आयोग यदि चाहे तो आदेश के द्वारा ऐसे उम्मीदवार को 6 वर्ष तक के लिए नगर पालिका के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने से रोक सकता है और निर्योग्य घोषित कर सकता है। अगली धारा है धारा 24। धारा 24 में सदस्यों के लिए साधारण निर्हरताएं या निर्योग्यताएं दी गई हैं, जिनको हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला है, नैतिक अधमता के किसी अपराध में दोषी हो, 6 माह या अधिक के कारावास से दंडित हो। ऐसे व्यक्ति को नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए
योग्य नहीं माना जाएगा। दूसरा है, उस उम्मीदवार व्यक्ति के विरुद्ध 5 वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए आरोप विचाराधीन हो। जिस व्यक्ति पर 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा होने वाली है, ऐसा कोई केस उसके विरुद्ध विचाराधीन हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है, किसी लाभ के पद पर हो, जो किसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार से वेतन प्राप्त करता हो या किसी सरकारी लाभ के पद पर हो, ऐसे व्यक्ति को भी नगर पालिका चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। अगला है, 2 या 2 से अधिक संतान हो। जिस उम्मीदवार के 2 या 2 से अधिक संतान हैं, उसको भी नगर पालिका चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। इस 2 संतान वाले केस में हम एक चीज़ और देखेंगे कि एकल प्रसव से जन्मी सभी संतानों की संख्या को एक ही माना जाएगा। इस पॉइंट का अर्थ यह है कि मान लीजिए किसी के जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, तो उन बच्चों की संख्या को 2 नहीं, एक ही माना जाएगा। इस पॉइंट को एक बार आप दोबारा देख ली कि एकल प्रसव यानी कि एक बार जो प्रसव हुआ है उसमें जन्मी हुई संतानों की संख्या 2 या 2 से अधिक कितनी भी हो सकती है, उनको एक ही माना जाएगा। और सेकंड पॉइंट इसमें यह है कि दत्तक दी गई संतानों को भी गणना में शामिल किया जाएगा। अर्थात कि आपने अपनी संतान को यदि किसी और को गोद दे दिया, तो उस गोद दी गई संतान को भी आपकी संतान के रूप में गणना की जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार 3 संतानों के होने पर एक संतान को भाई या बहन किसी अन्य को गोद दे दिया जाता है, जिससे कि वह नगर पालिका चुनावों के लिए नामांकन कर सकें। लेकिन अगर आपने गोद दिया है तो उस संतान की भी गणना होगी और आप नगर पालिका चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। 5वां पॉइंट है, जिसे दिवालिया घोषित किया गया हो। जिसे व्यक्ति को दिवालिया घोषित किया गया हो, उसे भी चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। और अगला पॉइंट है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में जो दोषी पाया गया हो, ऐसे व्यक्ति को भी नगर पालिका चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। आप इन पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा, इससे प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट धारा हम देखेंगे, धारा 25। धारा 25 के अंदर बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो जिस वार्ड में रजिस्ट्रीकृत है, उसे उसी वार्ड में मतदान देने का अधिकार होगा। अर्थात जिस वार्ड की नामावली में आपका नाम रजिस्टर्ड है, आप उसी वार्ड में मतदान दे सकते हैं। अगली धारा है धारा 26। धारा 26 के अंतर्गत मतदान करने की विधि या रीति को बताया गया है। इसमें बताया गया है कि मतदान गुप्त विधि या गुप्त माध्यम से किया जाएगा, ना कि परोक्षी माध्यम से। इसका अर्थ यह है कि मतदान होगा वह बिना किसी को दिखाए हुए गुप्त रूप से किया जाएगा। परोक्षी या किसी को दिखाकर या बताकर मतदान नहीं किया जाएगा। और एक निर्वाचक या एक मतदाता का एक ही मत होगा। कोई भी मतदाता 2 उम्मीदवारों को वोट नहीं कर सकता है और ना ही 2 जगह पर वोट कर सकता है। तो एक निर्वाचक का एक ही मत होगा। अगली धारा है धारा 27। यदि किसी निर्वाचित सदस्य की मृत्यु, पदत्याग या हटाए जाने पर जो पद रिक्त होगा उसे उपचुनाव द्वारा भरा जाएगा। और जो उपचुनाव होगा और उपचुनाव में जीतकर जो नया उम्मीदवार आएगा वह शेष समय के लिए निर्वाचित माना जाएगा। जैसा कि हमने नगर पालिका के विघटन में भी देखा था कि नगर पालिका अगर विघटित हो जाती है तो चुने जाने वाली नई नगर पालिका शेष समय के लिए रहती है। उसी प्रकार उपचुनाव द्वारा जो सदस्य चुनकर आएगा वह शेष समय के लिए नगर पालिका का सदस्य रहेगा। और इसमें अगला पॉइंट है, आरक्षित सीट रिक्त होने पर आरक्षित उम्मीदवार द्वारा ही भरी जाएगी। अर्थात SC, ST, OBC या महिला की अगर कोई सीट है और वो रिक्त होती है तो उसे उसी ही कैटेगरी के उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा। अगली धारा 28 में निर्वाचन अपराध के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें विभिन्न धाराओं में अपराध तय किए गए हैं निर्वाचन से संबंधित। अगली धारा है धारा 29। धारा 29 के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण की परिभाषाएं दी गई हैं कि भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आएंगे। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है कि यदि कोई उम्मीदवार या उसका अभिकर्ता रिश्वत, इनाम, पारितोषण या वचन द्वारा किसी अन्य उम्मीदवार को चुनाव से
हट जाने या किसी मतदाता को मत देने या अन्य किसी दूसरे उम्मीदवार को मत ना देने के लिए प्रेरित करे तो यह आचरण भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आएगा। आपने देखा होगा कई बार उम्मीदवार या उसके कार्यकर्ता रिश्वत देकर वोटों को खरीदने या कुछ लालच देकर अन्य उम्मीदवार जो दूसरे उम्मीदवार उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उनको बैठाने का प्रयास किया जाता है, तो यह सभी भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आएगा। दूसरा पॉइंट है किसी व्यक्ति जिससे उम्मीदवार के हित जुड़े हों उस व्यक्ति को क्षति पहुंचाना, सामाजिक बहिष्कार करना, उसका जाति समुदाय से बाहर करना और धमकी देना भी भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आएगा। इसका अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति जिससे उम्मीदवार के हित जुड़े हों और वह उम्मीदवार या उसके कार्यकर्ता उस व्यक्ति को क्षति पहुंचाने का काम करें या उसका सामाजिक बहिष्कार करें, जाति समुदाय से बाहर करने की धमकी दें या अन्य किसी भी प्रकार की धमकी दें तो उसे भी भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। ये सभी प्रैक्टिसें हम अपने लोकल जब हमारे यहाँ चुनाव होते हैं तो हम उन सभी में इन चर्चाओं को सुनते हैं, इसलिए आप सभी इन चीज़ों से रिलेट कर पा रहे होंगे। आपने ये सभी चीज़ें अपने सामने होती हुई देखी भी होंगी कि किस प्रकार जैसे कई बार किसी एक ही जाति या वर्ग के दो लोग खड़े हो जाते हैं चुनाव में तो किसी अगले व्यक्ति को बैठाने का प्रयास किया जाता है और उसको नामांकन वापस लेने के एवज में कई बार इनाम और रिश्वत भी दी जाती है। तो यह सब प्रकार की घटनाएं हमारे सामने होती हैं, वही सभी अधिनियम में भी वर्णित हैं। यदि इनकी शिकायत की जाए तो ये भ्रष्टाचरण के अंतर्गत आएंगी और निर्वाचन रद्द भी हो सकता है, लेकिन आप सभी को पता है कि ऐसी चीज़ें होती बहुत कम है, शिकायत बहुत कम लोग करते हैं। अगला हम देखेंगे तीसरा पॉइंट कि दूसरे उम्मीदवारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए धार्मिक प्रतीकों का उपयोग व उनकी दुहाई देना या राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे राष्ट्रध्वज आदि का उपयोग करना व उनकी दुहाई देना, यह भी भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आएगा। आपने देखा होगा कई बार दो वर्ग के लोग अगर नामांकन भरते हैं और चुनाव लड़ते हैं तो कई बार जाति समुदाय के नाम पर वोट मांगे जाते हैं और धार्मिक प्रतीकों की दुहाई दी जाती है। कई बार राष्ट्रीय प्रतीक जैसे राष्ट्रध्वज इत्यादि की या राष्ट्रवाद की दुहाई दिया जाती है, तो यह सभी भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आएंगे। यहाँ याद रखने वाला पॉइंट एक ये है, आप इसको नोट डाल के लिख लीजिएगा कि आवंटित चुनाव चिन्ह को धार्मिक या राष्ट्रीय प्रतीक नहीं माना जाएगा। यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यदि आपको कोई चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है तो उसे धार्मिक या राष्ट्रीय प्रतीक नहीं माना जाएगा। इसे हम उदाहरण के तौर पर समझें तो इस प्रकार समझेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यदि किसी उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह के रूप में स्वस्तिक साथिया अगर चुनाव चिन्ह दिया जाता है तो उसे धार्मिक प्रतीक नहीं माना जाएगा। उसी प्रकार अगर किसी उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह में चांद या फिर झंडा या फिर गदा आदि चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं तो उन्हें धार्मिक प्रतीक नहीं माना जाएगा। सेम उसी प्रकार राष्ट्रीय प्रतीक जैसे अगर झंडा या अन्य कोई चुनाव चिन्ह उन्हें आवंटित किया जाता है तो उनको धार्मिक और राष्ट्रीय प्रतीक नहीं माना जाएगा। इसमें कुछ पॉइंट और रह गए हैं जिन्हें हम अगली स्लाइड में देखेंगे। आगे धारा 29 में भ्रष्ट आचरण के जो पॉइंट हैं वो इस प्रकार हैं कि किसी उम्मीदवार के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए नागरिकों में धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर शत्रुता या घृणा की भावना फैलाना भ्रष्ट आचरण के अंदर आएगा। या फिर उम्मीदवार के संबंध में झूठी खबर फैलाना भी भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। इसका अर्थ यही हो जाएगा कि आप किसी उम्मीदवार के खिलाफ धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय आदि के आधार पर आप नफरत नहीं फैला सकते हो, घृणा नहीं फैला सकते हो और उस उम्मीदवार के संबंध में अगर झूठी खबर फैलाने के आप आरोपी पाए जाते हो तो यह भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत अगला पॉइंट है राज्य सरकार के अधिकारी जैसे स्थानीय प्राधिकारी जो भी निर्वाचन आयोग द्वारा उस निर्वाचन को कराने के लिए अभिनियोजित हों और पुलिस बल की अपने पक्ष में सहायता
प्राप्त करना भी भ्रष्ट आचरण कहलाएगा। इसका अर्थ यही है कि यदि कोई उम्मीदवार जो अधिकारी निर्वाचन प्रक्रिया के लिए आए हैं, पुलिस बल जो निर्वाचन प्रक्रिया को पूर्ण कराने में लगा हुआ है, उसकी यदि कोई आप इस प्रकार की सहायता लेते हो कि आप अपने पक्ष में या अपने फायदे के लिए इस प्रकार की सहायता लेते हो, तो वह भी भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। अगली धारा है धारा 30। इसके अंदर हम देखेंगे कि निर्वाचन के मामलों में सिविल न्यायालय को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं। तो वार्डों के परिसीमन, वार्डों के स्थानावंटन, निर्वाचक नामावली तैयारी में, निर्वाचन के संचालन आदि से संबंधित किसी प्रश्न को ग्रहण करने और उस पर न्याय निर्णय करना सिविल न्यायालय की अधिकारिता से बाहर है। अर्थात इन सभी संबंधित से अगर कोई भी प्रश्न न्यायालय के समक्ष आएगा, सिविल न्यायालय के समक्ष आएगा, तो वह उसकी अधिकारिता से बाहर है। वह केवल उस प्रश्न को जब भी कंसीडर करेंगे जब वह निर्वाचन याचिका के तहत आए, जिसे हम अगली धारा में पढ़ेंगे। अगली धारा है धारा 31। इसके अंदर बताया गया है कि नगर पालिका सदस्य के निर्वाचन से संबंधित प्रश्न को नगर पालिका क्षेत्र की अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश के समक्ष निर्वाचन की तारीख के 1 माह के भीतर पेश किया जाए। हमने पिछली धारा 30 में पढ़ा था कि निर्वाचन से संबंधित मामलों को सिविल न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि वह सिविल न्यायालय की अधिकारिता के क्षेत्र से बाहर है। लेकिन इस धारा 31 में हम पढ़ेंगे कि नगर पालिका सदस्य के निर्वाचन से संबंधित प्रश्न जो भी होंगे वह उस नगर पालिका क्षेत्र की अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश के समक्ष पेश किए जाएंगे, और जो पेश करने का समय होगा वह समय होगा निर्वाचन की जो तारीख है, जिस तारीख में हमारे चुनाव हुए हैं उसके 1 माह के भीतर आप अपील जिला न्यायाधीश के समक्ष कर सकते हो। इसका अगला पॉइंट हम देखें तो एक या एक से अधिक आधारों पर प्रश्न किए जा सकते हैं। यानी कि अगर निर्वाचन से संबंधित कोई समस्या है आपको, तो आप उसके जो अलग अलग आधार हैं, एक या एक से अधिक आधार पर अपील जिला न्यायाधीश के समक्ष पेश कर सकते हैं। क्या क्या आधार हो सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहला दिया गया है इसमें कि निर्वाचन की तारीख पर उम्मीदवार अर्हित नहीं था। अर्थात जब चुनाव वाला दिन था उस दिन जो उम्मीदवार नगर पालिका चुनाव के लिए खड़ा हुआ है वह चुनाव के योग्य नहीं है। इस पॉइंट से संबंधित आपने कई उदाहरण पिछले नगर पालिका चुनावों में देखे होंगे, जिसमें शैक्षिक योग्यता को अनिवार्य कर दिया गया था। अब जो लोग नगर पालिका सदस्य के लिए उम्मीदवार थे उनकी शैक्षिक योग्यता नहीं थी, तो उन्होंने अपने परिवारजन में अपने बच्चों को उम्मीदवारी के लिए खड़ा किया था, लेकिन उनकी आयु कम थी। तो कई केस ऐसे सामने आए कि उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर उस समय तो नामांकन कर दिया, लेकिन दूसरे उम्मीदवारों द्वारा जब जांच की गई तब उनकी मार्कशीट में उनकी डेट ऑफ बर्थ कम निकली और वह चुनाव के योग्य ही नहीं थे। तो यह आधार भी बनाया जा सकता है कि निर्वाचन की तारीख पर जो उम्मीदवार है वह उस योग्य नहीं है। हो सकता है उसकी आयु कम हो सकता है वह शैक्षिक योग्यता को प्राप्त ना करता हो, या अन्य आधार भी हो सकते हैं। धारा 29 के अधीन भ्रष्ट आचरण किया हो। हमने धारा 29 के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण को पढ़ा था। यदि कोई व्यक्ति भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है तो वह व्यक्ति भी निर्वाचन के लिए अर्हित नहीं होगा, और इस आधार पर भी जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील पेश की जा सकती है। तीसरा पॉइंट है कि नामांकन अनुचित तौर पर खारिज कर दिया गया हो। यदि निर्वाचन वाले दिन किसी प्रकार से वहाँ के अधिकारियों द्वारा निर्वाचन को खारिज कर दिया गया हो तो उसके विरुद्ध भी आप अपील जिला न्यायाधीश के समक्ष पेश कर सकते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा किसी मत को अनुचित रूप से ग्रहण या नामंजूर किया गया हो। यानी कि कोई मत डाला गया है तो या तो उसको स्वीकार कर लिया गया हो या उसे रद्द कर दिया गया हो। इस प्रकार की चर्चाएं भी आपने अपने नगर पालिका चुनावों में मतगणना के समय जरूर सुनी होंगी। तो अगर इस प्रकार का कोई घटना होती है
तो निर्वाचन की तारीख के 1 माह के भीतर भीतर आप जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील पेश कर सकते हैं। अगली धारा 32 में हम देखेंगे कि धारा 31 के अधीन दायर याचिका पर जिला न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश से अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि धारा 31 में हमने देखा था कि हम अपील जिला न्यायाधीश के समक्ष पेश कर सकते हैं। अगर जिला न्यायाधीश आदेश दे दे कि की गई अपील उचित है तो धारा 32 के अधीन हम उस अपील को आगे उच्च न्यायालय में पेश कर सकते हैं। अब उच्च न्यायालय में इसके पास क्या शक्तियां होंगी? तो उच्च न्यायालय के पास वही शक्तियां होंगी जो उसको सिविल मामलों में या सिविल अपील में होती हैं, यानी कि उसको सिविल अपील के समान ही अधिकार प्राप्त होंगे निर्वाचन के मामले में भी। अगला पॉइंट है कि किसी आदेश के लिए अपील 30 दिन के भीतर की जाएगी, यानी कि हमने उच्च न्यायालय में अपील कर दी और उच्च न्यायालय से कोई आदेश आ गया तो उस आदेश के आने के 30 दिन के भीतर भीतर हमें पुनः अपील करनी पड़ेगी। यदि हम 30 दिन के बाद अपील करते हैं तो हमें अपील लेट होने का उचित कारण बताना पड़ेगा, यानी कि 30 दिन से अधिक समय होने पर तब ही अपील स्वीकार की जाएगी जब अपीलकर्ता पर्याप्त उचित कारण बताए। अगला पॉइंट है कि प्रत्येक अपील को न्यायालय द्वारा 3 माह के अंदर शीघ्रता से विनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा, यानी उच्च न्यायालय में निर्वाचन से संबंधित जो भी मामले जाते हैं उनको शीघ्रता से विनिश्चित करने का अर्थात उनको सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है और इसकी अवधि 3 माह निर्धारित की गई है। अगली धारा है धारा 33। धारा 33 में बताया गया है जब नगर पालिका के सभी सदस्य या 2/3 सदस्य का निर्वाचन धारा 31 और 32 के अधीन रद्द हो जाए। हमने अभी धारा 31 और 32 में पढ़ा था कि किन किन आधारों पर निर्वाचन के मामलों में अपील की जा सकती है। यदि उन निर्वाचन के मामलों में न्यायालय का आदेश चुनाव को रद्द करने का आए और ऐसी स्थिति में या तो पूरे नगर पालिका चुनाव रद्द कर दिए जाएं या फिर 2/3 सदस्यों का निर्वाचन रद्द कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार नगर पालिका का विघटन कर सकती है। और ऐसी स्थिति में धारा 322, यह धारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 322 है, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। इस धारा के अंदर भी राज्य सरकार की नगर पालिका को विघटित करने की शक्तियों का उल्लेख किया गया है, तो धारा 322 लागू हो जाएगी। अगली धारा है धारा 34। धारा 34 में बताया गया है कि धारा 32 के अधीन उच्च न्यायालय का विनिश्चय से तात्पर्य है डिसीजन, यानी कि उच्च न्यायालय का जो डिसीजन आएगा उसी के अधीन धारा 31 के तहत जिला न्यायाधीश का आदेश अंतिम निश्चायक होगा। इसको हम इस प्रकार समझ लेते हैं कि जब धारा 31 में जिला न्यायाधीश के समक्ष हमने अपील पेश की थी, जब जिला न्यायाधीश उस अपील को उचित समझता है तब वह उस अपील को उच्च न्यायालय में पेश करता है। यदि उच्च न्यायालय उस अपील पर अपना डिसीजन दे दे तो उसी डिसीजन को धारा 31 के तहत जिला न्यायाधीश आदेश देकर उसको अंतिम निर्णय देगा और वही अंतिम निर्णय मान्य होगा। आज की क्लास में हमने धारा 21 से लेकर धारा 34 तक को पढ़ा। एक बार उन सभी का रिवीजन कर लेते हैं। धारा 21 में हमने पढ़ा कि नगर पालिका के सदस्यों के लिए अर्हित व्यक्ति कौन होगा, यानी कि उस व्यक्ति की क्या योग्यताएं होंगी जो नगर पालिका के लिए चुनाव लड़ेगा। धारा 22 में हमने देखा कि एक से अधिक वार्डों से चुनाव लड़ने पर रोक है, यानी कि एक उम्मीदवार केवल एक ही वार्ड से चुनाव लड़ेगा, मल्टीपल वार्ड से चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर ऐसा करता है तो उसको अपना नामांकन वापस लेना पड़ेगा अन्य जगहों से। यदि नामांकन वापस नहीं लेता है तो सभी जगहों से उसकी उम्मीदवारी खत्म हो जाएगी। धारा 23 में हमने देखा यानों, ध्वनि विस्तारक और बैनरों पर निर्बंधन। राज्य निर्वाचन आयोग नियम बनाकर
इन यानों पर, बैनर इत्यादि पर रोक लगा सकता है और ऐसा नहीं होने पर वह जुर्माना और 6 वर्ष तक नगरपालिका चुनाव न लड़ने की निर्योग्यता भी दे सकता है। अगली हमने धारा 24 में देखा था सदस्यों की निर्हरताएं यानी कि निर्योग्यताएं, यानी क्या क्या कंडीशन होने पर सदस्य क्या चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। धारा 25 में हमने देखा था कि जिस वार्ड में आप रजिस्ट्रीकृत हो उसी वार्ड में आप मतदान करोगे, अन्य वार्ड में मतदान नहीं करोगे। धारा 26 में मतदान की रीति के बारे में चर्चा की गई थी, यानी कि मतदान गुप्त माध्यम से किया जाएगा, किसी को दिखाकर या बताकर नहीं किया जाएगा। धारा 27 में हमने देखा था कि सदस्य का अगर पद रिक्त हो जाए तो वहाँ उपचुनाव कराया जाएगा। पद रिक्त होने का हमने देखा था कि मृत्यु हो जाए, पद त्याग या हटाए जाने पर होगा और वहाँ उपचुनाव कराया जाएगा उस पद के लिए। धारा 28 में हमने निर्वाचन अपराध के बारे में विवरण देखा था। इसमें विभिन्न अधिनियमों के तहत निर्वाचन अपराधों को बताया गया है। धारा 29 में हमने देखा था भ्रष्ट आचरणों के बारे में कई सारे पॉइंट दिए गए थे। धारा 30 में हमने देखा था कि निर्वाचन के मामले में जो सिविल न्यायालय है उसकी अधिकारिता क्या है। और धारा 31 में हमने देखा था कि जो निर्वाचक याचिका है या निर्वाचन से संबंधित मामले हैं वह जिला न्यायाधीश के समक्ष पेश किए जाते हैं। धारा 32 में हमने देखा था कि उच्च न्यायालय में अपील की जाती है। जिला न्यायाधीश अगर यदि उचित समझे तो उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी। धारा 33 में हमने देखा था कि यदि न्यायालय चाहे तो आदेश देकर वहाँ निर्वाचन रद्द कर सकता है या 2/3 सदस्यों का निर्वाचन भी रद्द होता है तो वहाँ नगरपालिका विघटित हो जाएगी। और अंतिम धारा आज हमने जो पढ़ी थी धारा 34, उसमें बताया गया था कि उच्च न्यायालय जो डिसीजन ले उसी डिसीजन के अधीन जिला न्यायाधीश आदेश देगा, वह अंतिम निश्चायक आदेश माना जाएगा। हम अब इस क्लास से संबंधित कुछ MCQ प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नगरपालिका सदस्य के लिए अर्हित व्यक्ति का प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 21, ऑप्शन बी धारा 22, ऑप्शन सी धारा 23, ऑप्शन डी धारा 24। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 21। धारा 21 के अंदर हमने अर्हित व्यक्ति की चर्चा की थी। अगला प्रश्न है, यानों, ध्वनि विस्तारक आदि के उपयोग पर रोक संबंधी प्रावधान है। धारा 21 में, धारा 22 में, धारा 23 में या धारा 24 में। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 23। अगला प्रश्न है, धारा 29 के अधीन भ्रष्ट आचरण है। रिश्वत देना ऑप्शन ए, गलत अफवाह फैलाना ऑप्शन बी, धर्म, मूलवंश आदि से प्रभावित करना ऑप्शन सी और उपरोक्त सभी ऑप्शन डी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जिला न्यायाधीश के आदेश की अपील का प्रावधान है। इसे प्रश्न को अच्छे से समझिएगा कि जिला न्यायाधीश के आदेश की अपील, यानी कि जिला न्यायाधीश जो आदेश देगा उसकी अपील का प्रावधान किस धारा में किया गया है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे धारा 31, ऑप्शन बी धारा 32, ऑप्शन सी धारा 33, ऑप्शन डी धारा 34। इसका सही जवाब हो जाएगा धारा 32, क्योंकि धारा 32 में हमने देखा था कि जिला न्यायाधीश यदि आदेश देता है तो उसके आदेश की जो अपील होगी वह हम उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज का जो हमने रिवीजन किया था लास्ट में वह भी आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, उससे हमें मोटिवेशन भी मिलती है और आगे वीडियो बनाने का हौसला भी मिलेगा। आप आगे भी इसी तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो पथिक अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।